तन्नस्त्वं सम्बद्ध्वं सम्भोमानाति जायतां देवाभासं यथा पूर्वे सर्याणाम् उपासते समानेव आकृति समानेव हृदयानि समानं वो अस्तु वो मानसि जानताम् मधुवाता यास्ते मधुकरन्ति सेत्वं माध्यं सन्तोषविधि यत् जागृतं दूरम् उद्यति तदुषुप्तस्य तथैवेति ज्योति सामः ज्योतिरेकं तन्मे मनसि सङ्कल्पम् अस्तु जनं दीप्येति बहुधाधिकाशिनं नानाधर्मणं पुरुषार्थसक्तं नानाधर्मणं पितृयतोकशं भर्गेऽपि अनुसत्रन्ति। थैंक यू। अध्यात्मी का गौरव Respected principal, teacher and my dear friends, good morning to everyone. Today is a very special day and emotional day for all of us. On this annual day celebration, we are not only enjoying the wonderful performance but also bidding farewell to our beloved seniors. School is not just a place for education, it is our second home. Here we learn not only subjects like mathematics, science, but also important values like discipline, respect, friendship, and hard work. Our teachers have always guided us like parents and supported us at every step. Dear senior, today you are leaving this school to start a new journey in your life. It is difficult to say goodbye, but we know that you have inspired us with your dedication and achievement. We will always remember the moments we shared together. On behalf of all the juniors, I wish you a bright and successful future. May you achieve all your dreams and make our school proud. Lastly, I would like to thank our respected principal and teachers for organizing such a wonderful annual day celebration. Thank you everyone. Wish you all the best. And once in the ninth class की वंशिका अक्सा 9th क्लास की अक्सा डिजाइन आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मंच पर आसीन पूज्य स्वामी जी और यहाँ पधारे हुए समस्त विशिष्ट अतिथिगण और ज्ञान के कुंज हमारे शिक्षकगण और मेरे उच्च जवान सहपाठियों, मैं दिव्या कक्षा 9वीं की छात्रा आज एक ऐसे विषय पर संवादित करने खड़ी हूँ जो केवल एक भाषण नहीं बल्कि हमारे समाज का एक कड़वा सच है। आज हम उस विज्ञान की चर्चा करेंगे जो हमारे हाथों में तो है पर शायद हमारी समझ से बाहर होता जा रहा है। दोस्तों, विज्ञान केवल वह नहीं जो हम प्रयोगशाला में पथनलियों में करते हैं। विज्ञान हमारा अनुभव है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि तजुर्बा ही सबसे बड़ा शिक्षक है। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा और उसकी माँ उसे बार बार समझाती है कि बेटा जलते हुए दीपक को हाथ मत लगाना, हाथ जल जाएगा। उस बच्चे को शिक्षा तो मिलती है परंतु वह उसे मानता नहीं और माँ के हटते ही उस लो को छू लेता है। एक सेकंड में जो उसे जलन महसूस होती है उसके दिमाग में तुरंत एक रिफ्लेक्स एक्शन पैदा होता है और हाथ पीछे खींच लेता है। अब उसे किसी किताब की जरूरत नहीं, यह अनुभव उसके न्यूरॉन्स में छप गया है। सीख, आज का भारत किताबी शिक्षा में तो आगे है लेकिन हम जीवन के अनुभवों वाले विज्ञान को भूलते जा रहे हैं। हमें ऐसे आधुनिकता चाहिए जो हमारे पूर्वजों के
अनुभवों का आज भी तकनीकी के साथ जोड़े रखे। हमें आधुनिक बनने की होड़ में अपने पुराने और वैज्ञानिक चीजों को पीछे छोड़ दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे घर की दीवारें हैं। पुराने समय में हमारे दादा और परदादा चूने से पेंट करवाते थे। आज हम उसे गरीबी का निशान मानते हैं और लाखों रुपए खर्च कर प्लास्टिक का पेंट कराते हैं। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान समझिए। चूना एक ब्रिलियंट मटेरियल है जिससे हमारे घर की दीवारें नमी को भी बाहर निकालती हैं और बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देती। साथ ही यह प्राकृतिक कीटनाशक शक्ति है जो हमें कैंसर जैसी बीमारियों से बचाता है। हम विज्ञापनों के चक्कर में अपनी सेहत को ठंडक देने वाले परंपरा को छोड़ते जा रहे हैं और केमिकल के डिब्बों को अपना रहे हैं। क्या यह प्रगति है या विनाश? विदेशी कंपनियां भारत को सिर्फ एक बाजार समझती हैं। वे हमारे दिमाग को कंट्रोल करने के लिए अरबों रुपए विज्ञापनों पर खर्च करती हैं। धन्यवाद। आपने गौर किया होगा, जब आप कोई फोन या जूता खरीदना चाहते हैं तो वही चीज आपको सोशल मीडिया पर बार बार दिखने लगती है। इसे टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कहते हैं। ये कंपनियां हमारे मन की इच्छाओं को काबू करती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि अगर आप यह क्रीम नहीं लगाएंगे तो आप सुंदर नहीं दिखेंगे, या अगर आपके पास यह ब्रांडेड फोन नहीं है तो आप समाज में छोटे हैं। हम उन चीजों को खरीदने के लिए पैसा कमा रहे हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है। हम विदेशी कंपनियों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। हम चीजों का यूटिलाइज नहीं कर रहे बल्कि चीजें हमारा यूटिलाइज कर रही हैं। सबसे गंभीर विषय है हमारी सोच समझने की शक्ति का कम होना। आज हम घंटों रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं। विज्ञान कहता है कि जब हम 15 सेकंड तक एक वीडियो देखते हैं तो हमारे दिमाग को एक डोपामिन हिट मिलता है, यानी तुरंत मिलने वाली खुशी। जैसे ही आप अगला वीडियो स्क्रॉल करते हैं फिर से एक हिट मिलता है। धीरे धीरे हमारे दिमाग को इसकी लत लग जाती है। इसका बुरा असर यह है कि अब हम 10 मिनट की कोई गहरी बात नहीं सुन सकते, हम कोई मोटी किताब नहीं पढ़ सकते। हमारी एकाग्रता एक छोटी मछली से भी कम हो गई है। हमारा दिमाग अब सोचना नहीं चाहता, बस देखना चाहता है। इससे हमारी रचनात्मकता क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। हम वही सोच रहे हैं जो मोबाइल का एल्गोरिदम हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। आज तकनीक हर हाथ में पहुंच गई है, लेकिन उसका विवेक हमारे पास नहीं है। हम आज साइबर अपराध के शिकार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने तकनीकी को बिना समझे अपना लिया है। हम महंगी से महंगी चीजें और गैजेट खरीद तो लेते हैं, पर हमें यह नहीं पता कि अपनी प्राइवेसी कैसे बचानी है। हम अपनी पूरी जिंदगी इंटरनेट पर डाल रहे हैं। लोग फेक न्यूज और ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं क्योंकि हमारी तर्क शक्ति कमजोर हो गई है। हम तकनीक का इस्तेमाल गलत दिशा में कर रहे हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि विज्ञान एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम अभी शायद उसको सही उपयोग के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। भारत को ऐसी आधुनिकता चाहिए जो हमारी सभ्यता, हमारे सुनने की शुद्धता और हमारे पूर्वजों के अनुभवों को साथ लेकर चले। हमें रील की दुनिया से निकलकर हकीकत के विज्ञान को समझना होगा। हमें उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बनना होगा। विज्ञान हमें पंख देता है, लेकिन संस्कार हमें यह सिखाते हैं कि उन्नत की दिशा में है। करके और फिर अगली कार्यक्रम की करके केवल का मतलब सिर्फ यूनिफॉर्म का लास्ट भी नहीं है। इन यादों का कुछ तो फैसले हम जिससे कभी नहीं जी पाएंगे। क्लास में उन लोगों के नाम हो जाएंगे जिन्हें हम कभी हटकर जीते थे, और बोर्ड के पैसे के पीछे वो मस्ती सीखी थी जो किसी भी सिलेबस में नहीं लिखी। टीचर लेक्चर नहीं जिंदगी के हिंट दे रहा था और हम सिर्फ अटेंडेंस के पीछे ही भाग रहे थे। अब समझ आया कि स्कूल एक जगह नहीं, एक टाइम मशीन है जो कभी नहीं चलने वाली। फ्रेंड्स अलग हो जाएंगे, ड्रीम्स अलग किसी के हो जाएंगे, सिर्फ 3 चीजें हैं वही रहेगी, ड्रीम, दोस्त, फोटोज, यादें और वो इनसाइड जोक। हम बिना हो रहे नहीं रहेगा, जाने क्या क्या यहाँ से हमें मिले, जाने क्या क्या यहाँ से हमें मिल गया, बात में भी मिला प्यार।
लगता वो दुख का तमाशा सा है। हम जुदा हो रहे जब भी है सोचते लोग सारे खड़े हो रहे साथ में। यादों की चुपोटी बांध कर आंसुओं को द्वार पर लाद कर हम विदा हो रहे दिल यही रह गया। जाने क्या क्या यहाँ से हमें मिल गया। भूल जो भी हुई माफ करना कभी काम ना फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर। सपने आँखों में थोड़े सजाए हुए गुरु के वचनों को दिल में रखे जोड़ पर। यादों की पोतली बांध कर आंसुओं को नयन स्वार पर साध कर हम विदा हो रहे दिल यही रह गया। जाने क्या क्या यहाँ से हमें मिल गया। और सकता हर बच्चा बोल भी सकता है और बोलना भी चाहिए। स्टेज पर आना, अपने विचार रखना एक बहुत अच्छी बात है। और ये तो हमारा एक सौभाग्य है कि वास्तव में तो प्लस टू करके जो बच्चे जाते हैं इस तरह कह दिया जाता है कि विदाई हो गई। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं पिछले दिनों भी चर्चा की जगह कर रहा था, शायद हिंदुस्तान की कोई स्टेट ऐसी होगी जिस स्टेट के अंदर इस विद्यालय का पढ़ा हुआ बच्चा ना हो। विदेश के अंदर भी कई बच्चे गए हुए हैं और बीच बीच में बातें भी होती है, आते भी हैं। और कई दिन पहले एक बात आ रही थी कि एक बच्चा यही से पढ़ते थे, गाजियाबाद के अंदर SDM है और वो नमस्ते भेज रहा था आपको, वो यहीं से पढ़ सकेगा। फिर मैंने पूछा और बाबा कॉलोनी से फलाना होगा, उन्होंने बताया वही लड़का था। चलो अच्छी बात है, बहुत बच्चे निकले हैं यहाँ से, अनेकों पदों पर पदाधिकारी बने हुए हैं। और लेकिन हमारा सौभाग्य है कि स्वामी श्रद्धेय स्वामी आर्यदेव जी ने हमें अपना आशीर्वाद दिया। और मैं निवेदन करूंगा स्वामी आदित्यदेव जी से कि वो भी हमारे इन बच्चों को, आपके ये स्टूडेंट में आपसे इसमें शिक्षक भी दिखाई दे रहे मुझे पीछे, मन्नू और आसिफ है, तो इनको आप सबको आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ सुधीर स्वामी आर्यदेव जी, प्रधान सांस्कृतिक कार्य प्रतिनिधि सभा, हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति तो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे विद्यालय परिवार की सभी शिक्षिका बहनें, शिक्षक साथी यहाँ उपस्थित हैं। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, स्वामी जी से आशीर्वाद लेने सब मिल सकते। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ प्रिंसिपल साहब को, और मुझे याद आ रहा है 2014 में बड़ा कार्यक्रम यहाँ किया था सोनीपत में, और उससे पहले भी इसी प्रांगण से बेटी बचाओ यात्रा प्रारंभ की थी। और वो इसलिए की थी कि बेटियों को बोलने नहीं देते थे लोग, और आज बेटियां ही बोली हैं। एक गौरव अगर इधर से नहीं बोलता इनका तो गौरव खत्म हो, है ना। एक बार इन बहनों के लिए तालियां बजाएं सभी, आप ही बजा सकते हैं। जो आज अपने साथ लेके आए ना, अब आप नहीं बजाएंगे। अब ये गौरव ने अपनी बातें आपके बीच में रखी थी, गौरव के लिए कम से कम आप लोग तालियां बजाएंगे। जब गौरव का नाम बोला ना तो आप लोग सब आपस में बात कर रहे थे, और मुझे ये सब हुआ कि सब बोलना चाहते हैं, इसलिए कोई दिक्कत है कि सब मंच पे आके अपनी बात रखना चाहते हैं, और शायद प्रिंसिपल साहब ने रोक दिया कि नहीं सबको नहीं बोलना चाहिए। यही बात थी ना, है या कोई और बात नहीं?
जब गौरव जी ऊपर आए तो आप लोग आपस में बात कर रहे थे और शायद ये कह रहे होंगे कि मेरा नंबर नहीं पड़ा, मुझे बोलना चाहिए था, गौरव को जबरदस्ती बुलवा रहे हैं ना। बोलना सीखना है। चौधरी छोटराम जी एक बात कहती है ना, बोले किसान मेरी दो बात मान ले, बोलना ले सीख और दुश्मन पहचान ले। बोलना भी आना चाहिए आपको। हम आपस में तो बहुत बात करते हैं और जब खड़े होते हैं फिर बात भूल जाते हैं। बात कैसे तो सांस भी बोल जाते हैं कहीं, तो लेना है कि नहीं लेना है। आपको मंच पर बुला करके दो शब्द कहने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि प्रिंसिपल साहब ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे बोल सकते हैं। वो आपको प्रेरित कर रहे हैं कि जीवन में बहुत कम अवसर मिलते हैं, आप उस अवसर पे कितना खरा उतरते हैं, ये आपको तय करना है। एक राजा ने कहा कि मेरी 3 शर्तें हैं, जो उनको पूरा करेगा उसको मैं राजगद्दी सौंपूंगा। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि बताइए क्या है। उन्होंने कहा कि मैं 3 बैल जो है उनको एक एक करके बाहर भेजूंगा और जो इस चैलेंज को स्वीकार करेगा उस व्यक्ति को उसके सींग पकड़ करके रोकने का प्रयास करना है। पहला बैल जैसे आया वो बहुत मोटा ताजा था, तो सामने वाले ने देखा कि नहीं ये तो बहुत तगड़ा है और इससे पंगा लूंगा तो मुझे नुकसान हो सकता है, इसलिए उसने सोचा कि कोई बात नहीं, 2 अवसर और हैं उनमें देख लेंगे, तो उसने उसको छोड़ दिया। दूसरा जो बैल आया वो बहुत कमजोर सा, पतला सा, दुबला सा था और उस व्यक्ति ने जब देखा कि ये पहले वाले से बहुत ज्यादा कमजोर है और हो सकता है जो तीसरा आएगा वो इससे भी ज्यादा कमजोर मिलेगा, इसलिए उसने उस दूसरे को भी छोड़ दिया। और जो तीसरा बैल आया, आपने देखा हुआ कई जगह बैल के सींग ही नहीं होते ना, तो उस बैल की सींग ही नहीं थी, तो वो अवसर उसका चला गया। अवसर जो है आपको खास करके जिस कम्युनिटी से आप लोग आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आप लोग आते हैं, मैं ये मान सकता हूँ कोई आप बहुत आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों से नहीं है, और संपन्न से मेरा मतलब है उन लोगों से जिनके घर भी ऐसी हैं, जिनकी स्कूल की बसेज भी ऐसी हैं, जिनके स्कूल के क्लासरूम भी ऐसे हैं और जो महीने की 1 से 1.5 लाख रुपए फीस देकर के पढ़ते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। आप उस फैमिली से नहीं आते। आप जिस फैमिली से आते हैं उसके लिए पिताजी जो मेहनत करके आपको यहाँ भेज रहे हैं, आप उसको साथ को भूल नहीं सकते। आपको वो चीजें याद रखनी पड़ेगी कि आपको विद्यालय में भेजने के लिए हो सकता है कि पिताजी आपकी एक समय की अपने खुद की रोटी छोड़ते हो। तो आज इस बात की आवश्यकता है कि आप पिताजी के, माँ के उस सारे प्रयास को, पुरुषार्थ को समझ करके हमें इस लक्ष्य को निर्धारित करना है। यदि आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है तो फिर इधर उधर देखने से काम चलेगा, और जो इधर उधर देख करके काम चला लेते हैं उनका तो इतना है जितना बड़ा अचीव करने वाले छोड़ देते हैं। आजकल विवाह शादियों का दौर है और बहुत कुछ खाना लोग जो है प्लेट में झूठा छोड़ देते हैं ना। आलसी व्यक्ति को इतना ही मिलता है जितना सक्षम व्यक्ति खाना खाते समय थाली में छोड़ देता है। ये आपको निश्चित करना, आपको अपने मन में निश्चय करना है कि मुझे किस ओर जाना है। बड़े बच्चे आज तो नहीं कहते पेपर के एग्जाम के बाद विदाई लेंगे, उनका एक तरह से विदाई समारोह है, तो ये होना भी चाहिए ताकि छोटे बच्चों को प्रेरणा मिले कि हमारे जो बड़े थे वो अच्छा करके गए हैं, उन्होंने कुछ विशेष किया है। और एक बार की बात नहीं हो, जब रिजल्ट आ जाए और जो विशेष बच्चे हैं जिनके यहाँ नाम लिखे हुए हैं, फोटो लगे हुए हैं, मोर देन 90% नंबर के जो ना, वो किन किन के फोटो लगेंगे ये आपको तय करना है। पर प्रेशर नहीं लेना है। आपकी परीक्षाएं आएंगी, परीक्षा का भी प्रेशर, वैसे तो मुझे लगता नहीं हमारे वाले से कोई प्रेशर मानते होंगे, ये तो मास्टर वैसे उनका ही प्रेशर ना मान रहे थे, परीक्षा का क्या प्रेशर मानेंगे। परंतु उसके बावजूद भी ये अच्छी बात है, प्रेशर नहीं मानना चाहिए परंतु अनुशासन मानना चाहिए। प्रेशर किस चीज का लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपके जो एग्जाम आएंगे, पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चित कोई विषय है तो परीक्षा है, और परीक्षा के दौरान जो बच्चों को तनाव है वो, और उस तनाव के बाद जैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद जो घटनाएं हो रही हैं उसके ऊपर सबका फोकस है। छोटे छोटे बच्चे, 8वीं क्लास का बच्चा फेल हो गया
तो सुबह जो है पता चलता है कि रात को ठीक ठाक सोया था और सुबह फांसी जो है ना पंखे पे डाल करके रस्सी और फांसी खा ली। क्या हुआ? फेल हो गया। पिछले दिनों की बात है, मुझे रोहतक के एक परिवार में हम लोग चले गए। वहां की लड़की नॉन मेडिकल से पढ़ रही थी और उसके मार्क्स आए 92.8 और अपने पिताजी को फोन करके कह रही मैं नहीं आऊंगी घर पे। उसका पिताजी कह रहे क्या बात हो गई? तेरे नंबर थोड़े आए। 92.8% नंबर आने के बाद भी यदि बच्चा कंपटीशन की भावना में ये बोल रहा है कि मैं घर नहीं आऊंगी क्योंकि मेरे नंबर थोड़े आए हैं, इस कंपटीशन से बचने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति की अपनी योग्यता है, अपनी कैपेसिटी है, अपनी एबिलिटी है। आपका जितना अपना सामर्थ्य है उसके अनुसार आपको मेहनत करनी। परीक्षा का तनाव बिल्कुल भी नहीं रखना है आप। ये और दूसरी बात ये भी है, ये जो परीक्षा है ये कोई आपके जीवन का निर्माण नहीं करेगी। ये जो परीक्षा है ये आपका दृष्टिकोण तय करेगी कि आपका भविष्य में आप किस दृष्टिकोण के साथ चलेंगे। और मैं तो अक्सर एक बात कहता हूँ खास करके बच्चों से कि जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसके ऊपर मैक्सिमम फोकस कीजिए ताकि जो उसके जो मार्क्स हैं वो कंप्लीट आए आपके पास। बाकी जो पास मार्क्स की जरूरत होती है, जितना जैसा सब्जेक्ट है उसका वैसा फोकस करें और जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उस पर मैक्सिमम फोकस करें और उसको भी तनाव की दृष्टि से नहीं, जैसे खेल खेलते हैं ना, खेल की दृष्टि से। और खेल तो यही प्रेरणा देता है। ये कोई परीक्षा 12 साल में नहीं आएगी कि कुंभ का मेला है 12 साल में ही आएगा। ये तो हर 6 महीने बाद, 1 साल बाद ये परीक्षाएं आपको देनी होती हैं। जो आपने पढ़ा है, जो आपके गुरुजनों ने मेहनत करवाई है, उसको बारीकी से देख करके बिल्कुल एक दिन की पूरी दिनचर्या निश्चित करके कब आपको उठना है, कितनी देर आपको मेडिटेशन करना है, कितनी देर आपको खेल के ग्राउंड में रहना है। परीक्षाओं के दौरान भी आपको मेडिटेशन का भी सहारा लेना चाहिए। हमारे मनु और यासिन जो साथी खड़े हुए इसी तरह से योगा का भी सहारा लेना चाहिए। यदि आप 15-20 मिनट आधा घंटा खेल सकते हैं ग्राउंड में जाकर के तो निश्चित खेलना भी चाहिए। 6 घंटे के अलावा जो नींद के हैं उसके अलावा मैक्सिमम समय आप अपना पढ़ाई को दें और वो पढ़ाई का समय यदि सुबह का हो तो और भी ज्यादा अच्छी है। एक बहन है, यही जींद में गाँव है जान कला, वो बेटी अभी जो परीक्षा है वो 9th का हुआ है, उसने टॉप किया 96.6% नंबर, 99.6% उसके मार्क्स आए। उस बेटी का मैं इंटरव्यू जब देख रहा था उसने एक बात कही कि मैंने पिछले 3 साल में ना मैंने फेसबुक यूज किया, ना इंस्टाग्राम यूज किया, ना मैंने ट्विटर यूज किया। हाँ, सोशल मीडिया या जिसको हम कहते हैं AI है, गूगल है, उसका मैंने सहारा लिया, परंतु ये जो सोशल नेटवर्किंग आजकल का सिस्टम है मैं उससे 3 साल से बिल्कुल दूर रही और पूरा समय मैंने पढ़ाई को दिया। तो आपको भी ये तय करना है कि आप क्या करना चाहते हैं और इसका किस रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। इसके ऊपर भी सोशल मीडिया का जो ये जो सिस्टम है, गूगल है या AI आजकल जो आया हुआ है, ये आपके लिए बहुत लाभकारी भी हो सकता है, परंतु ये तय आपको करना है कि आप जो आपको जैसे इस बेटी ने बोलते बोलते बताया था ना कि प्रोजेक्टेड ऐड आपको दिखाई जाती है, वो ऐड आपको नहीं देखनी है। आप क्या देखना चाहते हैं, यदि वही देख रहे हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। और यदि आप इसकी ग्रिप में हैं, जो कुछ ये दिखाना चाह रहा है वो आप देख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। सर्वे ये कहता है कि एक दिन में एक बच्चा कम से कम 6.5 घंटे मोबाइल स्क्रीन को देख रहा है और उसका मिसयूज हो रहा है, वो उस बच्चे के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। यदि आपका मोबाइल आपके अनुसार काम कर रहा है, जैसे मुझे स्वामी जी बोल रहे थे सुबह साइंटिफिक में बता रहे थे यज्ञ का, वो चीजें आपको देखनी है वही देख रहे हैं। जो चीज आप इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं वही आप देख रहे हैं, तो आप इसका सदुपयोग कर रहे हैं। अन्यथा आप इसकी ग्रिप में आ गए तो ये आपको डिप्रेशन की ओर लेकर के जाएगा, नशे की ओर लेकर के जाएगा, अश्लीलता की ओर लेकर के जाएगा और ये तीनों चीजें आपके जीवन को बर्बाद कर देगी। अपने जीवन को सुरक्षित रखना है। लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा और बोर इसलिए भी नहीं करूंगा कि काफी समय से आप लोग बैठे हैं और कुछ साथियों को शायद बोलना भी होगा आप में से, है ना? कुछ बोलेंगे अभी? कोई है हाथ खड़ा करके जो अभी कहे हाँ मैं बोलूंगा, मेरा नंबर नहीं आया आप में से? अब मुझे पता चल गया आप बोलने में विश्वास नहीं, आप करने में विश्वास रखते हैं ना, कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए।
परमात्मा करे आप कुछ बड़ा करें। और ये जो हमारा विद्यालय परिवार है, दून सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसका नाम जो है आप पूरी दुनिया में रोशन करें। आपके इसी विद्यालय के बहुत से बच्चे बहुत जगह पर मिलते हैं जो इसी विद्यालय में पढ़े और दूर जाकर के सब वो बताते हैं हम सोनीपत में प्रिंसिपल साहब के पास पढ़े। तो खुशी होती है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनका प्रकाश, उनकी सुगंध दुनिया के कोने कोने में फैल रही है। मैं अपने प्रिंसिपल साहब के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और ये भी कामना करता हूँ कि ये जो बेटियाँ जो बोल करके गई हैं, इनकी आवाज़ जो है पूरी दुनिया में बुलंद रहे। और गौरव एक प्रतिनिधि रूप में साथी बोला है, आप इन बच्चों का गौरव भी बढ़ता रहे। पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सिर्फ एक कार्यक्रम रहता है, वो बच्चे +2 के अपने टीचरों को गिफ्ट देते हैं, वो कार्यक्रम रहता है। लेकिन वो कार्यक्रम के लिए उठ के आए तो उससे पहले मैं एक बार आंसू नसूने कहूँगा कि वो आए। आंसू +2 की छात्रा फिर सुमन करके आए। अब ये आ जाए जो गिफ्ट देंगे, जो गिफ्ट देंगी वो लड़कियाँ देखिए जी। हमारे स्कूल की आप है शान, आपके हाथों में सबकी कमान। कभी फिर तो कभी शौक, आपसे डरते हैं सभी बच्चे ऑलमोस्ट। कौन है? फिर से बोलो। प्रिंसिपल सर। बचपन में सबसे ज्यादा बोला है हमने ए फॉर एप्पल। आपकी वजह से ग्रामर की हर वजह प्रॉब्लम करके हम इजली हैंडल आज कॉन्फिडेंस से जो हम कर पाते हैं। कम्युनिकेशन इसके रिलेटेड आप करते हैं, हम आपका मेंशन क्रेडिट आपका कर बता कौन
मदर की तरह आप करती हैं हमारी केयर, ऑलवेज सपोर्ट करती हैं। जो होता है फेयर, झूठ से इन्हें बेहद है नफरत। आपसे हिंदी पढ़ने की हमें हो गई है आदत। बहुत स्वीट है आपकी वॉइस, पसंद नहीं है आपको क्लास में नॉइज। चाहते हैं हमारा फ्यूचर हो ब्राइट, डिमांड है आपकी हमारे अंदर हो ऑलवेज लाइट। वेरी गुड, प्लीज शशि मैम कम ऑन द स्टेज। सारा टाटा टिप्स से बच्चों को प्यार से समझाती हैं। जब बच्चों को आए नींद तब उनकी नींद को भगाती हैं। प्लीज मैम आप आगे आ जाए। अब के बाद तुम नियमों बताएंगे। जब भी ये मैडम क्लास में आए, हिसाब बताए, हिसाब सिखाए। कभी फीस, कभी कॉपी, कभी डंडा, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन हमें ये सिखाए। नई नई स्टडी करवाई, मॉडल्स के माध्यम से नॉलेज हमारी बढ़ाई। इनके पढ़ाने के मेथड हमने हमेशा करी इनकी 5 बार। प्लीज मैम सिलेबस टाइम पर कंप्लीट, करेक्शन वर्क नहीं कभी लेट। स्वैग से होगा आपका स्वागत, सूची खोजी ग्रेड। मंत्र एवं श्लोक में छिपा गहरा मतलब आप कभी आसानी से समझाते हैं। हमारे वेद पुराणों की भाषा से हम गर्व का अनुभव पाते हैं। प्रॉपर यूनिफॉर्म है आपकी डिमांड, कीप क्वाइट की आप देते हैं कमांड। आपकी आवाज सुनते ही सब अलर्ट हो जाते हैं। आप सब बच्चों को शिष्टाचार सिखाते हैं। करेक्ट।
बच्चे बच्चे का वर्क मिलेगा कंप्लीट, क्योंकि करेक्शन डेट नहीं होती यहाँ रिपीट। करेक्ट। बाहर से स्ट्रिक्ट अंदर से सॉफ्ट, आप लेते हैं हमारे पेस्ट का मोस्ट। मार्क्स आने पर आपके ऑर्डर पेरेंट्स से करवा के लॉ सिग्नेचर। झूठ बोलने वाले को देते हैं सजा, मेहनत करने वाले को करवाते हैं मजा ही मजा। करेक्ट। ठीक है, मैं बताता हूँ। स्टूडेंट से घुल मिलकर रहने वाले, कपड़े हैं जिनके ढीले ढाले। विज्ञान का गणित से ज्यादा गांव में है उनका सबसे नाता। सारा टाटा रोज में चुटकुले सुनाए, सभी को वे खूब हंसाए। जिस दिन वे नहीं आए कभी पूछे सर क्यों नहीं आए। नहीं सर तो Rita ma'am will perform on the stage. Rita ma'am.